नावल लिटिल वुमन, राइटर लुइसा मे ओकलेट, उन्वान, तारीख, दिन। चैप्टर 18। बीत वाकई बीमार हुई और हन्ना और डॉक्टर के अलावा कोई नहीं जानता था कि वो कितनी ज्यादा बीमार है। लड़कियां बीमारी के बारे में कुछ नहीं जानती थी और मिस्टर लॉरेंस को उसे देखने की इजाजत नहीं थी, इसलिए हन्ना हर चीज अपने मुताबिक करती रही और मसरूफ डॉक्टर बैंक्स ने बेहतरीन कोशिश की, लेकिन बहुत कुछ बेहतरीन नर्स पर छोड़ दिया। मैग घर पर रही ताकि किंग्स को बीमार न करे और घर संभाला, और जब वो ऐसे खतूत लिखती जहां बीत की बीमारी का जिक्र ना हो तो वो बहुत फिक्रमंद और थोड़ी परेशान महसूस करती। उसे ये दुरुस्त नहीं लगता था कि वो अपनी माँ को धोखा दे, लेकिन उसे हिदायत दी गई थी कि वो हन्ना का ख्याल रखे, और हन्ना मिसेस मार्च को बताने की इजाजत नहीं देती और कहती हैं कि बस छोटे मसले के लिए फिक्र मत करो। जो दिन रात बीत के साथ रही, ये कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि बीत बहुत साबिर थी और जितना हो सके बगैर शिकायत के दर्द सहती रही। लेकिन जब बुखार के दौरान वो खराशिदा टूटे हुए लहजे में बात करने लगी, ओढ़ने में ऐसे खेलने लगी जैसे अपनी प्यारी छोटी पियानो पर खेल रही हो, और गले की सूजन की वजह से गाना शुरू करने की कोशिश की, तो ऐसे वक्त आए जब वो अपने आसपास के मानोस चेहरों को ना पहचान सकी। गलत नाम पुकारा और माँ के लिए इल्तिजा करती रही। फिर जो डर गई। मैग ने सच लिखने की इजाजत मांगी और हत्ता कि हन्ना ने कहा कि वो इस पर गौर करेगी, हालांकि अभी कोई खतरा नहीं है। वॉशिंगटन से एक खत ने उनकी परेशानी में इजाफा किया, क्योंकि मिस्टर मार्च की हालत दोबारा खराब हो गई थी और वो लंबे अरसे तक घर वापस आने का सोच भी नहीं सकते थे। अब दिन कितने तारीख लग रहे थे, घर कितना उदास और तन्हा था, और बहनों के दिल कितने बोझल थे जब वो काम कर रही थी और इंतजार कर रही थी, जबकि मौत का साया कभी खुश घर पर छाया हुआ था। तभी मार्गरेट अकेली बैठी जब अक्सर आंसू काम पर गिरते, महसूस करने लगी कि वो कितनी कीमती चीजों में मालामाल रही थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी। मोहब्बत, हिफाजत, सुकून और सेहत, जिंदगी की हकीकी नेमतें। तभी जो उस अंधेरे कमरे में रहते हुए अपनी तकलीफ छोटी बहन को हमेशा अपनी आंखों के सामने और उसकी अफसोसनाक आवाज कानों में सुनते हुए बीत की फितरत की खूबसूरती और मिठास को देखना सीख गई। ये महसूस किया कि वो सबके दिलों में कितनी गहरी और नाजुक जगह रखती है, और उसके दूसरों के लिए जीने और घर को खुश रखने के बेलोस इरादे की कद्र को समझा। वो सादा फजीलतों के मज़ाहिर जो सबके पास हो सकते हैं और जो सबको हुनर, दौलत या खूबसूरती से ज्यादा पसंद और अहम होने चाहिए। और एमी अपने जलावतनी में बीत के लिए काम करने के लिए बेताब थी। महसूस करती थी कि अब कोई सेवा मुश्किल या थका देने वाली नहीं होगी, और अफसोस से याद करती कि कितने नादानिस्ता काम वो चाहती हुई हाथों से उसके लिए किए थे। लॉरी घर में बेचैन भूत की तरह घूमता रहा और मिस्टर लॉरेंस ने ग्रैंड पियानो को ताला लगा दिया, क्योंकि वो नौजवान पड़ोसी की याद नहीं सह सकते थे जो कभी शाम के वक्त उनके लिए खुशगवार माहौल पैदा करता था। सबको बीत की कमी महसूस हुई। दूध वाला, बेकर, दुकानदार और कसाई पूछते कि वो कैसी है। बेचारी मिसेस हमले अपनी लापरवाही पर माफी मांगने आई और मन्ना के लिए कफन लाई। पड़ोसियों ने हर तरह के सुकून और नेक तमन्नाएं भेजी, और यहाँ तक कि जो उसे सबसे ज्यादा जानते थे हैरान हुए कि कितने दोस्त छोटी शर्मीली बीक ने बनाए। इधर वो अपने बिस्तर पर लेटी थी। पुरानी जुआना उसके पास थी, क्योंकि अपनी भटी हुई देखभाल के बावजूद वो अपनी छोटी मासूम मुहाफिज को नहीं भूली थी। वो अपनी बिल्लियों की ख्वाहिश करती थी, लेकिन उन्हें लाने नहीं दिया गया ताकि वो बीमार ना हो, और अपने खामोश लम्हों में वो जो के बारे में बहुत फिक्रमंद थी। उसने एमी को प्यार भरे पैगाम भेजे, उन्हें कहा कि माँ से जल्दी खत लिखेगी, और अक्सर पेंसिल और कागज मांगती ताकि एक लफ्ज भी कह सके, ताकि पिता को ना लगे कि उसने उन्हें नजरअंदाज किया है। लेकिन जल्द ही ये शऊर के लम्हे भी खत्म हो गए और वो घंटों बिस्तर में अटकी रही, बेरब्त अल्फाज लबों पर, या गहरी नींद में गर्क हो गई जो उसे सुकून न दे सकी। डॉक्टर बैंक्स दिन में 2 बार आए, हन्ना रात में जागती रही। मैग ने अपने डेस्क में टेलीग्राफ तैयार रखा और जो कभी बीत से नहीं हटी। दिसंबर का पहला दिन वाकई उनके लिए सर्दियों का दिन था, क्योंकि एक कड़ाके की हवा चल रही थी, बर्फ तेजी से गिर रही थी और साल अपनी मौत की तैयारी में लगा हुआ था। जब डॉक्टर बैंक्स उस सुबह आए तो उन्होंने बीत को लंबी निगाह से देखा
उसका गर्म हाथ अपने दोनों हाथों में एक लम्हे के लिए पकड़ा, फिर धीरे से रख दिया और हन्ना से धीमी आवाज में कहा, अगर मिसेस मार्च अपने शौहर को छोड़ सकती हैं तो बेहतर है कि उन्हें यहाँ बुला लिया जाए। हन्ना ने बिना कुछ कहे सर हिला दिया, क्योंकि उसके हब ऐसा भी तौर पर जुम्बिश कर रहे थे। मैं एक कुर्सी में बैठ गई, क्योंकि उनके आज़ा की ताकत इन अल्फाज की आवाज पर कम हो गई, और जो एक लम्हे के लिए पीले चेहरे के साथ खड़ी रही, फिर पार्लर की तरफ भागी, टेलीग्राम उठाया, अपनी चीजें पहनी और तूफान में बाहर दौड़ गई। वो जल्दी वापस आ गई, और जब वो खामोशी से अपनी ओढ़नी उतार रही थी, लॉरी एक खत लेकर आया, कह रहा था कि मिस्टर मार्श दोबारा बेहतर हो रहे हैं। जो ने शुक्रगुजारी से उसे पढ़ा, लेकिन दिल से भारी बोझ हटता महसूस नहीं हुआ, और उसका चेहरा इतना दुखी था कि लॉरी ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ, क्या बीत की हालत खराब है? जो ने मसाया टहकासा मारते हुए अपने रबर के जूते पहनते हुए कहा, मैंने माँ को बुलवा लिया है। शाबाश जो, क्या तुमने ये खुद जिम्मेदारी लेकर किया? लॉरी ने पूछा, और जब उसने देखा कि उसके हाथ किस तरह कांप रहे हैं, उसे हॉल की कुर्सी में बिठाया और बागियाना जूते उतार दिए। नहीं, डॉक्टर ने हमें कहा था। ओ जो, ये इतना बुरा नहीं है, लॉरी ने हैरान चेहरे के साथ कहा। हाँ है, वो हमें नहीं पहचानती, दीवार पर लगे सब्ज बर्गों के बारे में भी नहीं बोलती, जिन्हें वो सब्ज कबूतर कहती है। वो मेरी बेथ जैसी नहीं लगती, और कोई भी हमें सहारा देने के लिए मौजूद नहीं। माँ और अब्बा दोनों गायब, और खुदा इतना दूर लगता है कि मैं उसे तलाश नहीं कर सकती। जब गरीब जो के गालों से आंसू तेजी से बहने लगे, उसने बेबसी से हाथ बढ़ाया, जैसे अंधेरे में छान रही हो, और लॉरी ने उसे अपने हाथ में ले लिया, गले में एक गांठ के साथ जितनी हो सके धीमी आवाज में कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझसे थामे रहना जो प्यारी। वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसने थामे रहने की कोशिश की, और दोस्ताना इंसानी हाथ की गर्म गिरफ्त ने उसके जख्मी दिल को सुकून पहुंचाया, और ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उसे खुदाई बाजू के करीब ले जा रहा हो, जो सिर्फ उसकी मुसीबत में उसे सहारा दे सकता है। लॉरी चाहता था कि कुछ नर्म और दिल को सुकून देने वाला कहे, लेकिन मौजून अल्फाज उसके जहन में न आए, लिहाजा वो खामोश खड़ा रहा और उसका झुका हुआ सर आहिस्ता से सहलाता रहा, जैसे उसकी माँ किया करती थी। ये सबसे बेहतर काम था जो वो कर सकता था, सबसे ज्यादा आरामदेह अल्फाजों से भी ज्यादा सुकून देने वाला, क्योंकि जो ने उन कहे हुए सहानुभूति को महसूस किया और खामोशी में वो मीठा तसल्ली पाया जो मोहब्बत दिखाने से गम को सुकून पहुंचाती है। जल्द ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए जो उसे सुकून पहुंचा चुके थे, और शुक्रगुजार चेहरे के साथ ऊपर देखने लगी। शुक्रिया टेडी, मैं अब बेहतर हूँ, मैं इतनी तन्हा महसूस नहीं कर रही, और अगर आ जाए तो बर्दाश्त करने की कोशिश करूंगी। अच्छे की उम्मीद रखो, ये तुम्हें मदद देगा जो, जल्द ही तुम्हारी माँ यहाँ होंगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि अप्पा बेहतर हैं, अब वो उन्हें छोड़ने पर बुरा महसूस नहीं करेंगी। ओह, मुझे लगता है जैसे सब मसले एक साथ आए हैं, और सबसे भारी हिस्सा मेरे कंधों पर है। जो ने अपना गीला रुमाल घुटनों पर डालकर सुखाने की कोशिश की। क्या मैगन साफ नहीं कर रही? लॉरी ने नाराजगी से पूछा। ओह हाँ, वो कोशिश करती है, लेकिन वो बैथी से वैसा प्यार नहीं कर सकती जैसा मैं करती हूँ, और उसे इतना याद नहीं आएगा जितना मुझे आएगा। बेथ मेरी ज़मीर है और मैं उसे छोड़ नहीं सकती। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। जो का चेहरा गीले रुमाल में डूब गया और वो मायूसी से रोई, क्योंकि उसने अब तक बहादुरी से काबू रखा और कभी आंसू नहीं बहाए। लॉरी ने अपनी आंखों से हाथ फेरा, लेकिन बोल नहीं सकता जब तक कि उसने गले में दबाव को काबू में ना कर लिया और होंठ संभाल ले। ये गैर मर्दाना लग सकता था, लेकिन वो रोक ना सका, और मुझे इस पर खुशी है। थोड़ी देर बाद जब जो के सिसकियों ने सुकून पाया तो उसने उम्मीद से कहा, मुझे नहीं लगता कि वो मरेगी। वो इतनी अच्छी और हम सब उसे इतना प्यार करते हैं, मुझे यकीन नहीं कि खुदा उसे अभी ले जाएगा। अच्छे और प्यारे लोग हमेशा मर जाते हैं, जो ने कराहते हुए कहा, लेकिन वो रोना बंद कर दिया क्योंकि उसके दोस्त के अल्फाज ने उसे अपने शुबहात और खौफ के बावजूद हौसला दिया। बेचारी बच्ची, तुम बहुत थक गई हो। ये तुम्हारी आदत के खिलाफ है कि इतनी तन्हा महसूस करो। थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें फौरन हौसला दूंगा। लॉरी 2 सीढ़ियां एक साथ उतर गया और जो ने अपना थका हुआ सर बेथ के छोटे भूरे हुड पर रख दिया, जिसे कोई भी वहां से हटाने का सोच नहीं रहा था, जहां उसने उसे मेज पर ले जाया था। इसमें शायद कोई जादू था, क्योंकि उसकी नर्म सुरूही अर्ज़मीर जो उसे ऐसी नरमी अता करती थी जो में दाखिल हो गई, और जब लॉरी एक गिलास शराब लेकर दौड़ता हुआ आया तो जो ने मुस्कुलाकर उसे लिया और बहादुरी से कहा, मैं पीती हूँ मेरी बेथ की सेहत के लिए। तुम अच्छे डॉक्टर हो टेडी, और कितने आरामदेह दोस्त हो। मैं तुम्हारा कभी शुक्रिया कैसे अदा करूंगी? उसने कहा, जैसे शराब ने उसके शरीर को ताजगी दी। मैं अपना बिल बाद में भेजूंगा,
और आज रात में तुम्हें कुछ दूंगा जो तुम्हारे दिल को इतना गर्म कर देगा जितना क्वार्ट्स की शराब नहीं कर सकती। लॉरी ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा, जैसे किसी छुपी खुशी का इजहार कर रहा हो। क्या है वो? जो ने हैरानी से पूछा, अपनी परेशानी को एक लम्हे के लिए भूलकर। मैंने कल तुम्हारी माँ को टेलीग्राफ किया और ब्रुक ने जवाब दिया कि वो फौरन आएंगी और वो आज रात यहाँ होंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम खुश हो कि मैंने ये किया? लॉरी बहुत तेजी से बोल रहा था और 1 मिनट में लाल और जोशीला हो गया, क्योंकि उसने ये मंसूबा खुफिया रखा था ताकि लड़कियां मायूस न हो, ये बेथ को नुकसान न हो। जो बिल्कुल सफेद हो गई, कुर्सी से उठी और जैसे ही वो बोलना बंद हुआ, उसने अपनी बाहों से उसका गला थाम लिया और खुशी से चीखते हुए कहा, ओह लॉरी, ओ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। वो दोबारा रोई नहीं, बल्कि हंसी। वो कांप रही थी और अपने दोस्त से जकड़ी रही, जैसे अचानक खबर ने उसे थोड़ा हैरान कर दिया हो। लॉरी हालांकि बिल्कुल हैरान था, बहुत होशियारी से पेश आया। उसने उसे सकून देने के लिए पीठ पर हाथ फेरे और जब देखा कि वो संभल रही है तो शर्मीले अंदाज में 1 या 2 बार चूम लिया, जिससे जो एकदम से संभल गई। बानिस्तरी पर हाथ रखते हुए उसने उसे नरमी से दूर किया, सांस फूलते हुए कहा, ओह मत करो, मेरा इरादा नहीं था, ये मेरे लिए बुरा था, लेकिन तुमने हैना के मना करने के बावजूद ये काम किया, इसलिए मैं खुशी में तुमसे लिपट गई। सब कुछ बताओ और दोबारा शराब ना देना, मैं ऐसे में होश में नहीं रहती। मैं परवाह नहीं करता, लॉरी हंसकर बोला, जैसे वो उसने अपनी टाई दुरुस्त की। देखो मैं बेचैन हो गया और दादा भी। हमने सोचा था कि हैना अख्तियार के मामले में हद से ज्यादा जा रहे थी और तुम्हारी माँ को जानना चाहिए। अगर कुछ हो गया, तुम जानते हो, तो मैंने दादा से कहा कि अब कुछ करना चाहिए और कल अफ्तर भाग आया क्योंकि डॉक्टर संजीदा लग रहे थे और हैना ने टेलीग्राम के प्रस्ताव पर मुझे लगभग सर फोड़ दिया। मैं कभी हुक्म चलाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मेरा दिमाग सुकून में आ गया और मैंने कर दिया। तुम्हारी माँ आएंगी, मुझे यकीन है, और देर वाली ट्रेन 2 बजे पहुंचेगी। मैं उन्हें लेने जाऊंगा और तुम्हें बस अपनी खुशी को रोक के रखना है और बेथ को शांत रखना है जब तक कि वो बरकत वाली खातून यहाँ न पहुंच जाए। लॉरी, तुम एंजल हो, मैं तुम्हारा कभी शुक्रिया कैसे अदा करूंगी? दोबारा मुझसे लिपट जाओ, मुझे ही पसंद आया, लॉरी ने शरारती अंदाज में कहा, जो उसने 15 दिनों में नहीं किया था। नहीं शुक्रिया, मैं ये तुम्हारे दादा के आने पर बतौर नुमाइंदा करूंगी। तंग न करो, घर जाओ और आराम करो, क्योंकि तुम रात के निस्फ हिस्से तक जागे रहोगे। खुदा तुम्हें सलामत रखे टेडी, खुदा तुम्हें सलामत रखे। जो एक कोने में पीछे हट गई और जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वो जल्दी से किचन में गायब हो गई, जहां उसने एक ड्रेसर पर बैठकर जमाशुदा बिल्लियों को बताया कि वो खुश है। ओह कितनी खुश है, जबकि लॉरी रवाना हो गया, महसूस करते हुए कि उसने वाकई अच्छा काम किया है। ये सबसे ज्यादा दखल अंदाजी करने वाला लड़का है जो मैंने कभी देखा है, लेकिन मैं इसे माफ कर देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मिसेस मार्च फौरन आएंगी, हन्ना ने राहत के अंदाज में कहा जब जो ने खुशखबरी सुनाई। मैग खुशी के लम्हात में थी और फिर खत पर गौर करने लगी, जबकि जो ने मरीज के कमरे को तरतीब दिया और हन्ना ने अचानक मेहमान आने पर 2 पाई बना ली। घर में ताज़ा हवा की एक झलक महसूस हुई और कुछ ऐसी रोशनी आई जो खामोश कमरों को रोशन कर गई। सब कुछ उम्मीद अफजा तब्दीली को महसूस करने लगा। बेथ का परिंदा दोबारा चहचहा रहा था और खिड़की में एमिली के झाड़ी पर आधा खुला गुलाब मिला। आगे गैर मामूली खुशी के साथ जल रही थी और हर बार जब लड़कियां मिलती, उनके जर्द चेहरे मुस्कुराहट में बदल जाते और वो एक दूसरे को गले लगाते, कान में सरगोशी करते, माँ आ रही हैं प्यारी, माँ आ रही हैं। हर कोई खुश था सिवाय बेथ के। वो भारी बेहोशी में लेटी रही, उम्मीदों, खुशी, शक और खतरे से बेखबर। ये दिल खराश मंजर था। कभी गुलजार चेहरा इतना बदल गया और खाली हो गया, कभी मसरूफ हाथ इतने कमजोर और बेकार, कभी मुस्कुराते होंठ बिल्कुल खामोश और कभी खूबसूरत संभाली हुई बाल बिखरे हुए तकिए पर पड़े। पूरा दिन वो ऐसी लेटी रही, कभी कभार उठकर सरगोशी करती, पानी, होंठ इतने खुश्क कि लफ्ज बना पाना मुश्किल था। पूरा दिन जो और मैग उसके इर्द गिर्द मौजूद रहीं, देखती, इंतजार करती, उम्मीद करती और खुदा और माँ पर भरोसा करती रहीं। और पूरा दिन बर्फ गिरती रही, कड़ाके की हवा चलती रही और घंटे सुस्त रफ्तारी से गुजरे, लेकिन आखिरकार रात आई और हर बार जब घड़ी ने आवाज दी, बहनें अब भी बिस्तर के दोनों तरफ बैठी एक दूसरे की तरफ रोशन आंखों से देखती, क्योंकि हर घंटे में मदद करीब महसूस हो रही थी। डॉक्टर आए और कहा कि रात के वक्त गालिबन कुछ तब्दीली आएगी, बेहतर या बदतर, और वो वापस आएंगे।
हन्ना बिल्कुल थकी हुई थी, बिस्तर के पांव पर सोफे पर लेट गई और गहरी नींद में चली गई। मिस्टर लॉरेंस पार्लर में इधर उधर चलते रहे, महसूस करते हुए कि वो किसी बागी तोप के मुकाबले में बेहतर हैं बनिस्बत मिसेस मार्च के चेहरे के। लॉरी कालीन पर लेटा रुकने का दुखावा कर रहा था, लेकिन आग में गौर से देख रहा था जिसने उसकी काली आंखें खूबसूरत, नर्म और साफ बना दी थीं। लड़कियां कभी उस रात को नहीं भूलेंगी, क्योंकि वो अपनी निगाह रखती रहीं और ऐसी ताकत की कमी के खौफनाक एहसास के साथ कोई नींद नहीं आई जो ऐसे औकात में हमें महसूस होती है। अगर खुदा बेथ को बचा ले तो मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी, मैग ने संजीदगी से सरगोशी की। अगर खुदा बेथ को बचा ले तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उसे मोहब्बत और खिदमत करने की कोशिश करूंगी, जो ने बराबर जोश से जवाब दिया। काश मेरा दिल ना होता, ये इतना दर्द कर रहा है, मैग ने वक्फे के बाद आह भरी। अगर जिंदगी अक्सर इतनी सख्त है तो मुझे समझ नहीं आता कि हम इससे कभी गुजर कैसे पाएंगे, उसकी बहन ने अफसुर्दगी से कहा। यहाँ घड़ी ने 12 बजाए और दोनों बेथ की निगरानी में खुद को भूल गईं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसके मध्यम चेहरे पर तब्दीली आई है। घर मौत की तरह खामोश था और सिर्फ हवा की रोकी आवाज गहरी खामोशी को तोड़ रही थी। थकी हुई हन्ना सो रही थी और बहनों के अलावा किसी ने भी वो मध्यम साया नहीं देखा जो छोटे बिस्तर पर पड़ता महसूस हुआ। 1 घंटा गुजर गया और कुछ नहीं हुआ सिवाय लॉरी के पुरसुकून रवाना होने के। 1 और घंटा फिर भी कोई नहीं आया और तूफान में ताखीर, ताजू और मिग जो कुछ देने वाले थे उसे न सुना, क्योंकि दोनों अंधेरे हॉल में घुस गई और सीढ़ियों पर बैठकर एक दूसरे को करीब पकड़ लिया। दिल में इतनी खुशी थी कि अल्फाज उसका इजहार नहीं कर सकते थे। जब वो वापस गए ताकि वफादार हन्ना के गले लगाने और प्यार करने का हिस्सा बन सके, तो उन्होंने पाया कि बेथ लेटी हुई है जैसे हमेशा करती थी, अपने गाल को हाथ पर रखे। खौफनाक पीलापन गायब हो चुका था और खामोशी से सांस ले रही थी जैसे अभी सोई हो। काश माँ अभी आ जाती, जो उन्हें सर्दियों की रात कम होते हुए देखकर कहा। देखो, मैग ने सफेद और आधा खुला गुलाब लेकर कहा, मैंने सोचा था कि ये कल बेथ के हाथ में रखने के लिए तैयार नहीं होगा अगर वो हमसे दूर चली गई, लेकिन ये रात के दौरान खिल गया और अब मैं इसे यहाँ अपने गुलदस्ते में रखूंगी ताकि जब प्यारी जागे तो सबसे पहले ये छोटा सा गुलाब और माँ का चेहरा देखे। सूरज कभी इतना खूबसूरत नहीं निकला और दुनिया इतनी दिलकश नहीं लगती जैसी मैग और जो की भारी आंखों को लग रही थी जब उन्होंने सुबह सवेरे बाहर देखा, जब उनकी लंबी और उदास निगरानी खत्म हुई। ये परियों की दुनिया जैसा लगता है, मैग ने मुस्कुराते हुए पर्दे के पीछे खड़े होकर इस दिलकश नजारे को देखा। सुनो, जो ने अपनी जगह से उठते हुए पुकारा। हाँ, नीचे दरवाजे पर घंटी की आवाज थी, हन्ना की चीख और फिर लॉरी की खुशी से सरगोशी की आवाज। लड़कियों, वो आ गईं, वो आ गईं। नॉवल लिटिल वुमेन, राइटर लुइजा मे ओकॉट, उन्वान एमी की रजा। चैप्टर 19। जब ये सब घर में हो रहा था, एमी के लिए आंटी मार्च के यहाँ वक्त मुश्किल गुजर रहा था। वो अपने जलावतनी को गहराई से महसूस कर रही थी और अपनी जिंदगी में पहली बार उसने समझा कि वो घर में कितनी प्यारी और महबूब है। आंटी मार्च किसी को प्यार नहीं करती, वो इसकी मंजूरी नहीं देती, लेकिन वो मेहरबान रहने का इरादा रखती थीं, क्योंकि वो छोटी अच्छी बच्ची उन्हें बहुत खुश करती थी और आंटी मार्च के पुराने दिल में अपने भांजे के बच्चों के लिए नर्म जगह थी, हालांकि वो उसे कबूल करना मुनासिब नहीं समझती। वो वाकई एमी को खुश करने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन ओह क्या गलतियां करती थी। कुछ बूढ़े लोग अपनी दिल जवान रखते हैं, झुर्रियों और सफेद बालों के बावजूद बच्चों की छोटी परेशानियों और खुशियों के साथ हमदर्दी कर सकते हैं, उन्हें घर जैसा महसूस करवा सकते हैं और खुश खेल के जरिए अक्लमंद सबक सिखा सकते हैं, सबसे मीठे तरीके से दोस्ती दे और ले सकते हैं। लेकिन आंटी मार्च में ये सलाहियत नहीं थी और वो एमी को अपने कवानीन और अहकामात, अपनी संजीदा आदात और लंबे बोरिंग बातों के साथ बहुत परेशान कर देती। बच्ची को उसकी बहन से ज्यादा फर्माबरदार और खुश अखलाक पाते हुए बूढ़ी खातून ने ये फर्ज समझा कि घर की आज़ादी और नवाजिश के मनफी असरात को मुमकिन हद तक कम करने की कोशिश करे। इसलिए उन्होंने एमी का हाथ पकड़ा और उसे वही सिखाया जो उन्होंने 60 साल पहले सीखा था, एक अमल जिसने एमी की रूह को परेशान कर दिया और उसे सख्त मकड़ी के जाल में फंसे मक्खी जैसा महसूस कराया। हर सुबह उसे कप धोना पड़ते, पुराने चम्मच, मोटी चांदी की चाय की केतली और ग्लास चमकाने पड़ते, फिर कमरा साफ करना पड़ता और ये कितना मुश्किल काम था। आंटी मार्च की आंख से एक जर्रा भी बचता नहीं और तमाम फर्नीचर में नाखूननुमा पांव और बहुत नक्श और नकार था, जिसे कभी मुनासिब तरह से साफ नहीं किया गया था। फिर पोली को खिलाना पड़ता,
गोद के कुत्ते को कंघी करनी पड़ती और चीजें लाने या इकामात देने के लिए कई बार ऊपर नीचे जाना पड़ता, क्योंकि बूढ़ी खातून बहुत लंगड़ी थी और अपनी बड़ी कुर्सी कम ही छोड़ती। इन थकाने वाले कामों के बाद उसे सबक याद करने पड़ते जो हर दिन उसकी हर सिफत की आजमाइश था। फिर उसे 1 घंटा वर्जिश या खेल के लिए मिलता, और क्या वो उसका लुत्फ उठाती। लॉरी हर रोज आता और आंटी मार्च को राजी कर लेता ताकि एमी उसके साथ बाहर जा सके जब वो चलती सवार होती और बेहतरीन वक्त गुजारते। खाने के बाद उसे बुलंद आवाज में पढ़ना पड़ता और खामोश बैठना पड़ता जब बूढ़ी खातून सोती, जो आमतौर पर 1 घंटा रहती, पहले पन्ने पर सोते हुए। फिर पैचवर्क या तौलिए आते और एमी बाहर से फर्माबरदार लेकिन अंदर से बगावत करते हुए सिलाई करती, शाम तक, जब तक उसे अपनी मर्जी से तफरी करने की इजाजत न मिलती। शामी सबसे बदतर होती क्योंकि आंटी मार्च अपनी जवानी की तवील कहानियां सुनाती जो इतनी बोरिंग होती थी कि एमी हमेशा सोने के लिए तैयार होती, अपने सख्त नसीब पर रोने का इरादा करती, लेकिन आमतौर पर 1-2 आंसू निकालने से पहले ही सो जाती। अगर लॉरी और पुरानी खादमा एस्टा ना होती तो एमी महसूस करती कि वो इस खौफनाक वक्त से कभी नहीं निकल पाती। तोते ही काफी थे कि वो उसे पागल कर दें, क्योंकि वो जल्द ही महसूस कर गया कि एमी उसे पसंद नहीं करती और उसने बदला लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा शरारतें की। वो जब भी एमी करीब आती उसके बाल खींचता, जब वो उसके पिंजरे को ताज़ा साफ करती तो उसका रोटी और दूध उलट देता, जब मैडम सो रही होती तो मप को चिंचिलाकर डराता, मेहमानों के सामने उसके नाम लेता और हर लिहाज से एक शरारती पुराने तोते की तरह बर्ताव करता। फिर वो कुत्ते को बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक मोटा चिड़चिड़ा जानवर जो उसके टॉयलेट के दौरान भौंकता और चिल्लाने लगता, और जब उसे कुछ खाने को चाहिए होता तो वो पेट के बल लेट जाता, सब पांव हवा में उठाकर, और एक अहमकाना चेहरा बनाता जो तकरीबन दिन में 12 बार होता। बावर्ची का मिजाज खराब था, पुराना कोचमैन बहरा था, और एस्टर ही एक थी जो नौजवान लड़की की तरफ ध्यान देती। एस्टर एक फ्रांसीसी महिला थी जो कई सालों से मैडम के साथ रहती थी, जैसा कि वो अपनी मालकिन को कहती थी, और जो पुरानी खातून पर काफी असर रखती थी क्योंकि वो उसके बिना नहीं रह सकती थी। उसका असली नाम एस्टेल था, लेकिन आंटी मार्च ने उसे बदलने का हुक्म दिया और उसने माना। शर्त ये थी कि उसे कभी अपने धर्म को बदलने को ना कहा जाए। वो मैडमोजेल से खुश होती और फ्रांसिस की अपनी जिंदगी की अजीब कहानियों से उसे बहुत तफरी मिलती जब एमी उसके साथ बैठती, जब वो मैडम के लेस तैयार कर रही होती। वो उसे बड़े घर में घूमने और बड़े अलमारियों और अदीम संदूकों में रखी दिलचस्प और खूबसूरत चीजों को देखने की इजाजत भी देती, क्योंकि आंटी मार्च कौवी की तरह चीजें जमा करती थी। एमी की सबसे बड़ी खुशी एक इंडियन कैबिनेट था जो अजीब दराजों, छोटे खानों और खुफिया जगहों से भरा हुआ था, जिसमें हर तरह के जेवरात रखे हुए थे, कुछ कीमती, कुछ महज दिलचस्प, सब कम या ज्यादा पुराने। इन चीजों को देखना, तरतीब देना एमी को बड़ी खुशी देता, खासकर जेवरात के केसेस जिन पर मखमल के तकिए में वो जेवरात रखे हुए थे जो 40 साल पहले किसी खूबसूरत औरत ने पहने थे। वहां वो गार्नेट सेट था जो आंटी मार्च ने बाहर निकलते वक्त पहना था। मौत के दिन उसके वालिद ने दिए मोती, उसके महबूब के हीरे, जीत के मातम की अंगुष्टियां और पिन्स, अजीब लॉकेट्स जिनमें मुर्दा दोस्तों के पोर्ट्रेट और बालों से बने रोने वाले बैत के दरख्त थे, बेबी ब्रेसलेट जो उसकी एक छोटी बेटी ने पहने, अंकल मार्च की बड़ी घड़ी जिसके सुर्ख मोहर के साथ बहुत से बच्चे खेल चुके, और एक बॉक्स में अकेला आंटी मार्च की शादी की अंगूठी रखी हुई थी जो अब उसकी मोटी उंगली के लिए छोटी थी, लेकिन सबसे कीमती जेवर की तरह एहतियात से रखी गई थी। अगर मैडमेज़ेल अपनी मर्जी से चुनती तो क्या चुनती? एस्थर ने पूछा, जो हमेशा कीमती चीजों पर नजर रखने और उन्हें बंद करने के लिए करीब बैठती थी। मुझे हीरे सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन इनमें कोई हार नहीं, और मुझे हार पसंद है, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं ये चुनूंगी, एमी ने जवाब दिया, सोने और एबनी के मोतियों के तार को बड़ी तारीफ से देखते हुए जिससे एक भारी सलीब लटकी हुई थी। मैं भी इसे चाहती हूँ, लेकिन हार के तौर पर नहीं। हाँ, मेरे लिए ये एक मराई है और मैं इसे एक अच्छे कैथोलिक की तरह इस्तेमाल करूंगी। एस्तर ने शौक से खूबसूरत चीज को देखा। क्या इसे वैसे इस्तेमाल करना है जैसे आप अपने खुशबूदार लकड़ी के मोतियों के तार को इस्तेमाल करती हैं जो आपके शीशे पर लटक रहे हैं? एमी ने पूछा। सच में हाँ, दुआ करने के लिए। अगर कोई इस शानदार मराई को बतौर जेवर न पहने बल्कि दुआ के लिए इस्तेमाल करे तो ये मुकद्दसीन को खुश करेगा। एस्तर, लगता है कि आप अपनी दुआओं में बहुत सुकून पाती हैं और हमेशा खामोश और मुतमईन नीचे आती हैं। काश मैं भी ऐसा कर पाती।
अगर मैडमेज़ेल कैथोलिक होती तो वो हकीकी सुकून पाती, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है तो अच्छा होगा कि आप हर दिन थोड़ी देर अलग बैठकर सोचें और दुआ करें, जैसे कि वो नेक मालिकाएं करती थी जिनकी मैंने खिदमत की। उनके पास एक छोटा कैपिला था और वहां वो अपने बहुत से दुखों का सुकून पाती थीं। क्या मेरे लिए भी ऐसा करना दुरुस्त होगा? एमी ने पूछा, जो तन्हाई में किसी किस्म की मदद की जरूरत महसूस करती थी और अब बेथ के वहां नहीं होने से छोटी किताब को याद रखने की आदत भूल जाती थी। ये बहुत उम्दा और खुशगवार होगा और मैं खुशी से आपके लिए छोटे ड्रेसिंग रूम को तैयार करूंगी अगर आप चाहें। मैडम को कुछ न कहें, लेकिन जब वो सो रही हों तो आप जाएं और थोड़ी देर अकेले बैठें, अच्छे ख्याल सोचें और दुआ करें कि प्यारे खुदा आपके बहन को सलामत रखें। एस्तर वाकई मुखलिस और अपनी नसीहत में सच्ची थी, क्योंकि उसके दिल में मोहब्बत थी और वो बहनों की परेशानी में बहुत महसूस करती थी। एमी को ये ख्याल पसंद आया और उसने इसे अपना छोटा कमरा तैयार करने की इजाजत दी, उम्मीद करते हुए कि ये उसे फायदा पहुंचाएगा। काश मुझे मालूम होता कि ये सब खूबसूरत चीजें आंटी मार्च के मरने के बाद कहाँ जाएंगी, उसने कहा जब वो आहिस्ता से चमकते मराई को वापस रख रही थी और जेवरात के केसेस एक एक करके बंद कर रही थी। आप और आपकी बहनों के लिए, मुझे मालूम है मैडम ने मुझ पर भरोसा किया है, मैंने उनकी वसीयत देखी है और ऐसा ही होना है। एस्तर ने मुस्कुराते हुए सरगोशी की। कितना अच्छा, लेकिन काश वो हमें अभी दे दे। ताखीर पसंदीदा नहीं, एमी ने हीरे को आखिरी बार देखते हुए कहा। ये चीजें नौजवान लड़कियों के लिए अभी पहनने के लिए जल्दी हैं। सबसे पहली जो मंगनी करेगी उसे मोती मिलेंगे, मैडम ने कहा है, और मेरा ख्याल है कि छोटी फिरोजा अंगूठी आपको दी जाएगी जब आप जाएंगे, क्योंकि मैडम आपके अच्छे रवैये और दिलकश अखलाक की तारीफ करती हैं। क्या आपको लगता है मैं एक प्यारी बनूंगी अगर मैं वो खूबसूरत अंगूठी हासिल कर सकूं? ये केटी ब्रांड से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। आखिरकार मुझे आंटी मार्च पसंद है, एमी ने खुशी से नीली अंगूठी पहनकर कहा और उसे हासिल करने का पुख्ता इरादा किया। उस दिन के बाद वो फर्माबरदारी की एक मिसाल बन गई और पुरानी खातून खुश होकर उसकी तरबियत की कामयाबी की तारीफ करती रहीं। एस्तर ने छोटे कमरे को तैयार किया, उसके सामने एक छोटा सा मेज रखा और उसके ऊपर एक फोटो रखा जो बंद कमरों से लिया गया था। उसने सोचा कि ये ज्यादा कीमती नहीं, लेकिन मुनासिब होने की वजह से उसने इसे कर्ज लिया, जानते हुए कि मैडम को कभी मालूम नहीं होगा और अगर मालूम हुआ भी तो परवाह नहीं करेगी। ये दुनिया के मशहूर तस्वीरों में से एक बहुत कीमती नकल थी और एमी के खूबसूरत की ख्वाहिश आंखें हमेशा उस दिव्य माँ की प्यारे चेहरे को देखती रहती, जबकि उसके दिल में अपने नर्म ख्याल मसरूफ रहते। मेज पर उसने अपना छोटा वसीयतनामा और हम्द की किताब रखी, हमेशा एक गुलदान में बेहतरीन फूल रखे जो लॉरी लाता, और हर दिन अकेले बैठकर अच्छे ख्याल सोचती और दुआ करती कि प्यारे खुदा उसकी बहन को सलामत रखें। एस्तर ने उसे कारे मोतियों के साथ एक मराई दी जिसमें चांदी का सलीब था, लेकिन एमी ने इसे लटका दिया और इस्तेमाल नहीं किया, उसके प्रोटेस्टेंट दुआओं के मौजू होने पर शुकूक करते हुए। छोटी लड़की इस सब में बहुत मुखलिस थी, क्योंकि महफूज घरेलू घोंसले से बाहर अकेले रहने की वजह से उसे किसी मददगार हाथ की जरूरत महसूस हुई थी और वो फितरी तौर पर मजबूत और नरमी वाले दोस्त की तरफ मुड़ी, जिसकी पिता जैसी मोहब्बत बच्चों के करीब तर होती है। उसे अपनी माँ की मदद याद थी कि वो खुद को समझे और काबू पाए, लेकिन सीख चुकी थी कि कहाँ देखना है, इसलिए उसने पूरी कोशिश की कि रास्ता तलाश करे और इत्मीनान से उस पर चले। लेकिन एमी एक नौजवान जायर थी और अभी उसका बोझ बहुत भारी लग रहा था। एमी ने खुद को भूलने, खुश रहने और सही करने पर मुतमईन रहने की कोशिश की, हालांकि कोई उसे देख या तारीफ नहीं करता। अपनी पहली कोशिश में बहुत बहुत अच्छी बनने की उसने फैसला किया कि वो अपनी वसीयत बनाए, जैसा कि आंटी मार्च ने किया था, ताकि अगर वो बीमार हो जाए और मर जाए तो उसकी मिल्कियत मुनसिफाना और फराख दिली से तकसीम की जा सके। इसके लिए ये सोचना भी दुख भरा था कि वो छोटे खजाने जो उसकी नजर में पुरानी खातून के जेवरात जितने कीमती थे उन्हें छोड़ दे। अपने खेल के एक हिस्से के दौरान एमी ने अहम दस्तावेज को जैसा हो सका लिखा, ईस्टर की मदद से कुछ कानूनी इस्तिलाहात के बारे में रहनुमाई हासिल की, और जब खुशमिजाज फ्रांसीसी औरत ने अपना नाम दस्तखत किया तो एमी ने दिल का बोझ हल्का महसूस किया और उसे लोरी को दिखाने के लिए एक तरफ रख दिया, जिसे वो दूसरे गवाह के तौर पर चाहती थी। चूंकि वो दिन बारिश वाला था, इसलिए वो ऊपर एक बड़े कमरे में अपने आप को खुश करने चली गई और साथ में पॉली को भी ले गई। इस कमरे में एक अलमारी थी जो पुराने अंदाज के मलबूसात से भरी हुई थी, जिसके साथ एस्टर ने उसे खेलने की इजाजत दी थी,
और उसे सबसे ज्यादा खुशी अपने आप को वो जर्द वादी और मांगदा ब्रॉकेड में सजाकर लंबी आईने के सामने आकर चहलकदमी करना, शाइस्ता सलाम करना और अपनी दुम्बेदार कतार को हिलाने में मजा आता था, जिसकी सरसराहट उसके कानों को बहुत भाती थी। उस दिन वो इतनी मसरूफ थी कि ना लोरी की घंटी सुनी और ना ही उसका चेहरा देखा जो वो दरवाजे में झांक रहा था, जबकि वो संजीदगी से आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, अपने पंखे के साथ खेलते हुए और सर हिलाते हुए, जिस पर उसने एक बड़ी गुलाबी पगड़ी बांधी थी जो उसकी नीले ब्रोकेड लिबास और पीले रंग की केल्टेड पेटीकोट के साथ अजीब तजाद बनाती थी। उसे एहतियात से चलना पड़ता था क्योंकि उसने ऊंची एड़ी वाले जूते पहने थे, और जैसा कि लोरी ने बाद में जो को बताया, उसे देखना मुझे का मंजर था कि वो अपनी खुश लिबास में आगे पीछे चल रही थी, जबकि पॉली उसके पीछे चलता, उसे नकल करने की कोशिश करता और कभी कभार रुककर हंस या चीख कर कहता, क्या हम शानदार नहीं हैं? आगे बढ़ो तुम डरावनी, जबान रोको, मुझे प्यार करो, हा हा हा। अपने कहकहों पर काबू पाने के बाद, ताकि उसकी अजमत को तकलीफ न पहुंचे, लोरी ने दरवाजा खटखटाया और खुश दिली से उसने उसे अंदर आने दिया। बैठो और आराम करो जब मैं ये चीजें तरतीब दूं, फिर मैं तुमसे एक बहुत संजीदा मामले पर मशवरा करना चाहती हूँ, एमी ने कहा जब उसने अपनी शान दिखा दी और पॉली को कोने में धकेल दिया। वो परिंदा मेरी जिंदगी का इम्तिहान है, उसने अपनी गुलाबी पहाड़ी पगड़ी उतारते हुए कहा, जबकि लॉरी ने कुर्सी पर बैठकर आराम किया। कल जब आंटी सो रही थी और मैं चुप रहने की कोशिश कर रही थी, पॉली ने शोर मचाया और पिंजरे में उड़ने लगा, तो मैंने उसे बाहर निकाला और एक बड़ी मकड़ी देख ली। मैंने उसे बाहर निकाला और वो किताबों की अलमारी के नीचे भागी। पॉली सीधा उसके पीछे गया, झुककर अलमारी के नीचे झांका और अपने मुझे का अंदाज में आंख एक तरफ करके बोला, आओ और चहलकदमी करो मेरी प्यारी। मैं हंसने से खुद को रोक न सकी, जिससे पॉली गुस्से में आ गया और आंटी जाग गई और हम दोनों को डांटा। क्या मकड़ी ने बूढ़े की दावत कबूल की? लोरी ने जम्हाई लेते हुए पूछा। हाँ, बाहर आई और पॉली मौत के खौफ से भागकर आंटी की कुर्सी पर चढ़ गया, चीखते हुए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जब मैं मकड़ी का पीछा कर रही थी। ये झूठ है ओ लवर, तोते ने चीखकर लोरी के पांव पर चोंच मारी। अगर तुम मेरी होती तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ देती, तुम पुरानी अजियत, लोरी ने परिंदे की तरफ मुक्के हिलाते हुए कहा, जिसने सर एक तरफ किया और संजीदगी से कराहा, अली यार, तुम्हारी बटन महफूज रहे प्यारी। अब मैं तैयार हूँ, एमी ने दरवाजा बंद करते हुए कहा और अपनी जेब से एक कागज निकालकर कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पढ़ो और बताओ कि ये कानूनी और दुरुस्त है। मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए क्योंकि जिंदगी गैर यकीनी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी कब्र पर कोई बुराई हो। लोरी ने अपना होंठ काटा और थोड़ा सा उदास होकर बोलने वाली से अलग होते हुए दर्ज झैल दस्तावेज को काबिले तारीफ संजीदगी के साथ पढ़ा, इमला को ध्यान में रखते हुए। मेरी आखिरी वसीयत और वसीयतनामा। मैं एमी कर्टिस मार्च अपने दुरुस्त दिमाग में अपनी तमाम जमीनी मिल्कियत अता और वसीयत करती हूँ, यानी अपने पिता को मेरी बेहतरीन तस्वीरें, खाके, नक्शे और फन के काम बमशूल फ्रेम्स, ना कि मेरा $100 ताकि वो जैसा चाहे इस्तेमाल करे। अपनी माँ को मैं अपनी तमाम पोशाक सिवाय नीले एप्रन के जिसमें जेबें हैं, साथ ही अपना अक्स और मेडल देती हूँ बहुत प्यार के साथ। अपनी अजीज बहन मार्गरेट को मैं अपनी फिरोजा अंगूठी, अगर मैं उसे हासिल कर सकी, साथ ही मेरी सब्ज डिब्बा जिस पर कबूतर है, उसके लिए मेरा असली लेस का टुकड़ा उसकी गर्दन के लिए और उसकी एक स्केच बतौर यादगार एज उसकी छोटी लड़की, जो को मैं अपनी छाती की पिन देती हूँ, वो जो मोम सेहर से ठीक की गई थी, साथ ही अपना कंसे का इनकी स्टैंड, उसने इसका ढक्कन खो दिया, और अपना कीमती प्लास्टर खरगोश, क्योंकि मुझे अफसोस है कि मैंने उसकी कहानी जला दी। बेथ को अगर वो मेरी मौत के बाद जिंदा रहे तो मैं उसके डॉल हाउस और छोटा बोर्ड, अपना पंखा, अपने लिनन कॉलर और नए जूते देती हूँ अगर वो सेहतयाब होने के बाद पहन सके, और मैं उसके साथ अपनी पछतावे भी छोड़ती हूँ कि मैंने कभी पुरानी जुआना का मजाक उड़ाया। हमारे बेहतरीन दोस्त और पड़ोसी थियोडोर लॉरेंस को मैं अपना पेपर मैच पोर्टफोलियो, अपने घोड़े की मिट्टी का मॉडल देती हूँ, हालांकि उसने कहा कि उसकी गर्दन नहीं है। इसके अलावा दुख की घड़ी में उसकी मेहरबानी के बदले में उसे मेरी किसी भी आर्टवर्क में से एक पसंदीदा चीज दी जा सकती है। नत्र दाम सबसे बेहतर है। हमारे मोहतरम मददगार मिस्टर लॉरेंस को मैं अपनी पर्पल डिब्बा देती हूँ जिसके ढक्कन में आईना है, जो उसके पेनों के लिए अच्छा रहेगा और उसे उस लड़के की याद दिलाएगा जो उसके खानदान के लिए उनकी मेहरबानियों के लिए, खास तौर पर बेथ के लिए शुक्रगुजार है। मैं अपनी पसंदीदा साथी किटी ब्रायन को नीले रेशमी एप्रन और मेरी सुनहरी मोती वाली अंगूठी एक पोज के साथ देती हूँ। हन्ना को मैं वो बैंड बॉक्स देती हूँ जो वो चाहती थी और तमाम पैचवर्क। उम्मीद है कि वो जब तुम इसे देखोगी तो मुझे याद रखोगी।
और अब जबकि मैं अपने सबसे कीमती मुल्कियत का इंतजाम कर चुकी हूँ, उम्मीद है कि सब खुश होंगे और मरने वाले को मौरिद इल्जाम नहीं ठहराएंगे। मैं सबको माफ करती हूँ और दुआ करती हूँ कि जब बिगुल बजे तो हम सब एक साथ मिलें। आमीन। इस वसीयत और वसीयतनामे पर मैंने 20 नवंबर 1861 को अपने हाथ और मेहर सबत की। एमी कर्टिस मार्च। गवाहान एस्टेल वॉलनॉर, थियोडोर लॉरेंस। आखिरी नाम एंसिल से लिखा गया था और एमी ने वजाहत की कि वो इसे सही तरीके से स्याही से दोबारा लिखें और मेहर लगाएं। ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? क्या किसी ने तुम्हें बताया कि बैत अपनी चीजें दे रही है? लॉरी ने संजीदगी से पूछा जब एमी ने उसके सामने थोड़ी सुर्ख पट्टी, मेहर, मोमबत्ती और स्टैंड रख दी। उसने वजाहत की और फिर बेचैनी से पूछा, बैत का क्या होगा? मुझे अफसोस है कि मैंने बात की, लेकिन जैसा कि मैंने की मैं बताऊंगी। एक दिन वो इतनी बीमार महसूस कर रही थी कि उसने जो से कहा कि वो अपना पियानो मैक को देना चाहती है, अपने बिल्लियों को तुम्हें और पुरानी गुड़िया जो उसने जो के लिए रखी थी। उसे अफसोस था कि उसके पास देने के लिए बहुत कम था और उसने हमारे लिए बालों की कुछ लाखें छोड़ी और अपना सबसे बेहतरीन प्यार दादा के लिए रखा। उसने कभी वसीयत के बारे में नहीं सोचा। लॉरी दस्तखत और मेहर लगा रहा था और जब तक एक बड़ी आंच से आंसू कागज पर न गिरा वो ऊपर नहीं देखा। एमी का चेहरा फिक्र से भरा हुआ था, लेकिन उसने सिर्फ कहा, क्या लोग कभी कभार अपनी वसीयत में कुछ इजाफी नोट नहीं करते? हाँ, उन्हें कोडसिल्स कहते हैं। तो फिर मेरी में एक डाल दो कि मैं चाहती हूँ कि मेरी सब बाल काटे जाएं और दोस्तों में बांटे जाएं। मैं भूल गई थी, लेकिन चाहती हूँ कि ये हो, हालांकि ये मेरी शक्ल खराब कर देगा। लॉरी ने इसे शामिल किया, एमी की आखिरी और सबसे बड़ी कुर्बानी पर मुस्कुराते हुए। फिर उसने 1 घंटा उसका दिल बहलाया और उसके तमाम मसाइल में बहुत दिलचस्पी ली। लेकिन जब वो जाने लगा तो एमी ने उसे रोककर कांपते होंठों से सरगोशी की। क्या वाकई बैत के बारे में कोई खतरा है? मुझे डर है कि है, लेकिन हमें बेहतरीन की उम्मीद रखनी चाहिए, तो रोना मत प्यारी। और लॉरी ने उसके इर्द गिर्द भाई जैसा हाथ डाला जो बहुत तसल्ली बख्श था। जब वो चला गया तो एमी अपनी छोटी चैपल में गई और शाम के वक्त बैठकर बैत के लिए दुआ की, आंसू बहाते हुए और दिल दर्द से भरा हुआ महसूस करते हुए कि लाखों फुरेउज़े की अंगूठी भी उसके नरम दिल वाले छोटे बहन के नुकसान का तसल्ली नहीं दे सकती। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।